उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये क्या मतलब? नौजवान ने एक लम्हे के लिए नोटों को देखा और फिर तेजी से हाथ अपनी जेब में डाल लिया। ये तुम्हारा इनाम है, तुम हमारे साथ चलो और इस गली के किनारे तक हमें पहुंचा दो। हम अजनबी लोग हैं और पूछने पर कोई बताता नहीं। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आदमी भेज देता हूँ। नौजवान ने कहा, नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम वाकई काबिल एतमाद आदमी हो। मैं करमू दादा और राजू दादा दोनों से तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? सदीकी ने कहा, जनाब मेरा नाम सोहेल है। ठीक है, मैं यहाँ काउंटर पर आदमी खड़ा कर देता हूँ, सोहेल ने कहा और फिर एक आदमी को बुलाकर उसने उसे काउंटर पर रहने का कहा और फिर खुद वो सदीकी और उसके साथियों के साथ चलता हुआ होटल से बाहर आ गया। क्या कार वहां तक जा सकती है? सदीकी ने पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, नौजवान ने कहा। तो सदीकी ने उसे कार में अपने साथ बिठाया और फिर उसकी रहनुमाई में वो एक छोटी सी सड़क पर आगे बढ़े जाकर एक गली में मुड़ा और एक चक्कर काटकर दूसरी गली के किनारे पर आ गए। इस गली के अंदर जहां कूड़े के ड्रम है, जनाब वहां दरवाजा है, लेकिन जब तक आपकी तस्दीक नहीं होगी दरवाजा नहीं खुलेगा, सोहेल ने कहा। इसकी हमें फिक्र नहीं, हमारे बारे में सुनते ही करमू दादा और राजू दादा दोनों खुद दरवाजे पर आ जाएंगे, सदीकी ने कहा और कार से नीचे उतर आया। उसके साथी भी कार से नीचे उतर आए थे। उसे हाफ ऑफ करके ले आओ, सदीकी ने कहा। तो वापस मुड़ते हुए सोहेल की कनपटी पर चौहान की मुड़ी हुई उंगली का हुक पड़ा तो वो चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। खावर, तुम उसे उठा लो और दरवाजे पर ले आओ, और नुमानी तुम कार को बैक करके जिस कदर अंदर ले जा सको ले आओ, ताकि बेहोश करमू दादा और राजू दादा को आसानी से ले जाया जा सके। और मशीन गनें निकाल लो, अब ये आम जगह नहीं बल्कि खुफिया जगह है, इसलिए यहाँ खुलकर ऑपरेशन हो सकता है। 2-4 बम भी ले लेना, सदीकी ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा। इस सोहेल को कहाँ डालना है, उसे ख़त्म ना कर दें? खावर ने कहा, नहीं, मैं उसे साथ इसलिए लाया हूं कि ये वहां से यहाँ फ़ौन ना कर दे, ये बेहोश पड़ा रहेगा इन ड्रमों की ओट में, सदीकी ने कहा और फिर उसकी हदायत पर अमल कर दिया। खावर ने बेहोश सोहेल को कूड़े वाले ड्रमों की ओट में लिटा दिया। अब सबके हाथों में मशीन गनें मौजूद थी। सदीकी ने 2 बम लेकर जेब में डाल दिए और फिर वो तेज तेज कदम उठाते गली के आखिरी हिस्से में ड्रमों की साइड से होते हुए आगे बढ़ते चले गए। गली के इख्तिताम पर एक फौलादी दरवाजा था। सदीकी ने उस पर दबाव डाला तो दरवाजा अंदर से बंद था। सदीकी ने जेब से बम निकाला और अपने साथियों को इशारा करके वो पीछे हटा और दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ ही फौलादी दरवाजा कई हिस्सों में तकसीम होकर अंदर एक राहदारी में जा गिरा, जिसके इख्तिताम पर एक बड़ा हाल सा नजर आ रहा था, जहां धुआं और बू फैली हुई थी। कुछ लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे थे। वो शायद इस अचानक होने वाले धमाके की वजह से हैरत से बुत बने बैठे थे कि सदीकी अपने साथियों समेत दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ ही हाल गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा। हाल में तकरीबन 150 के करीब अफराद थे। चंद लोग मशीन गनें उठाए साइड दीवार से लगे खड़े थे। उससे पहले कि वो संभल दे, सदीक और उसके साथियों की मशीन गनों और बमों का शिकार हो गए, जबकि सदीकी दरवाजे की साइड पर मौजूद काउंटर पर पहुंच गया, जहां एक पहलवान नुमा आदमी हैरत से बुत बना खड़ा था। उसकी पोजीशन देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे उसे सकता हो गया हो। कहाँ है करमू और राजू दादा, बोलो, सदीकी ने यखलख्त बाजू घुमाते हुए चीख कर कहा। और पहलवान नुमा आदमी यखलख्त चीखता हुआ उछलकर साइड पर गिरने ही लगा था कि सदीकी का बाजू एक बार फिर हरकत में आया और दूसरे लम्हे वो पहलवान नुमा आदमी चीखता हुआ काउंटर से घुसटकर नीचे फर्श पर एक धमाके से गिरा ही था कि सदीकी ने उसकी पसलियों में जोरदार सरब लगा दी। बोलो, कहाँ है करमू दादा और राजू दादा, सदीकी ने मशीन गन के दस्ते से जोरदार सरबे लगाते हुए कहा। नीचे नीचे तहखानों में नीचे, इस आदमी के मुंह से खौफ से खरखराहट नुमा आवाजें निकली। कहाँ है रास्ता, बोलो, जल्दी बोलो, सदीकी ने इसी तरह कुर्राते हुए कहा। दाएं हाथ पर राहदारी के इख्तिताम पर, मगर वो अंदर से खुलता है, इस पहलवान नुमा आदमी ने इस हालत में जवाब देते हुए कहा। तो सदीकी ने गन उसके सीने पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। हाल इस वक्त मुख्तल गाह बना हुआ था और तमाम औरतें और मर्द लाशों में तब्दील हो चुके थे। नुमानी और चौहान, तुम दोनों यहीं रुकोगे, कोई भी किसी भी लम्हे अंदर आ सकता है, मेरे साथ खावर जाएगा, आओ खावर,
صدیقی نے کہا اور پھر تیزی سے اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری چھوٹی سی تھی اور آگے جا کر بند تھی۔ اس میں کوئی دروازہ نہ تھا بلکہ ٹھوس دیوار تھی۔ ہوشیار رہنا، ہم نے اندر پہلے گیس فائر کرنی ہے، سانس روک لینا، صدیقی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بم نکالا اور اس کی پن پر انگوٹھوں سے دباؤ ڈال کر اس نے ہاتھ گھمایا اور ساتھ ہی ایک لمحے میں خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے ٹوٹ کر اندر گہرائی میں ایک دھماکے سے گری ہی تھی کہ صدیقی کا ہاتھ ایک بار پھر جیب میں جا کر باہر آیا اور دوسرے لمحے ایک بڑا کیپسول اڑتا ہوا بم دھماکے سے بننے والے خلا میں سے اندر جا گرا اور ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ آؤ سانس روک لو، صدیقی نے کہا اور خود بھی سانس روک کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو دوسری طرف ایک کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں جوئے کی 4 بڑی بڑی میزیں رکھی ہوئی تھی اور اس پر ٹوکنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جبکہ 40 کے قریب آدمی فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ اس میں سے 10-12 عورتیں بھی تھی۔ 4 آدمی دیواروں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی مشین گنیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پر راہداری تھی جہاں 2 مسلح آدمی بے ہوش پڑے تھے۔ تم یہیں رکو، صدیقی نے آہستہ سے خاور سے کہا اور خود تیزی سے اس راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اب اس نے آہستہ سے سانس لینا شروع کر دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گیس جتنی زور اثر ہے اتنی ہی جلدی غائب بھی ہو جاتی ہے۔ پھر دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک بڑا سا آفس نما کمرہ تھا جس میں میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک بھاری جسامت کا بدماش نما آدمی سائڈ پر ڈھلکا ہوا تھا۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ 4 مسلح آدمی بے ہوش پڑے تھے۔ صدیقی نے آگے بڑھ کر میز کے پیچھے ہوئے پڑے اس آدمی کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا اور پھر اسے اٹھا کر اس نے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈال دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرمو تھا یا راجو۔ ویسے صدیقی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کرمو ہو سکتا ہے۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے جھک کر اس آدمی کو اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور اس کا کوٹ کھینچ کر اس نے اسے پشت کی طرف کافی نیچے کر دیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک خنجر نکالا اور اس آدمی کی گردن کی پشت پر کٹ لگا دیا اور پھر وہ خنجر لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ پھر اس نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہی تھی کہ صدیقی نے خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر اسے دبایا تو اس آدمی کا اڑتا ہوا جسم یک لک ساخت ہو گیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو ایک لمحے میں شہرک کاٹ دوں گا، صدیقی نے گراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بولو، جلدی بولو، صدیقی نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ کرمو، میرا نام کرمو ہے، مگر تم کون ہو؟ اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ راجو دادا کہاں ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ راجو وہ تو یہاں نہیں آتا، وہ تو اپنے خفیہ ڈیرے پر ہوتا ہے، کرمو نے کہا۔ کہاں ہے اس کا ڈیرا؟ جلدی بولو، صدیقی نے گراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، کرمو نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے صدیقی نے خنجر پر مزید دباؤ ڈال دیا اور کرمو کا چہرہ یک لک سرد پڑ گیا۔ اس کی گردن پر خون کی لکیریں بہہ نکلی تھی۔ اب اگر جھوٹ بولا تو دوسرے لمحے تمہاری شہرک کٹ چکی ہوگی، بولو، ہم نے اس سے سودا کرنا ہے، بولو، صدیقی نے کہا۔ وہ کافرستان گیا ہوا ہے، 1 ہفتے بعد آئے گا، کرمو نے رک رک کر کہا اور صدیقی نے اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اچھا، تم بتاؤ کہ جو بچے تمہارے گروپ اغوا کر کے ان کی آنکھیں نکالتا ہے وہ آنکھیں کہاں بھجوائی جاتی ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو کرمو یخلق تڑپ اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے صدیقی کا دوسرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کرمو کنپٹی پر ضرب کھا کر چیختا ہوا صوفے پر گرا ہی تھا کہ صدیقی نے ہاتھ موڑ کر خنجر کے دستے کی ضرب اس کی کنپٹی پہ لگا دی اور کرمو کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تو صدیقی نے خنجر جیب میں ڈالا اور پھر کرمو کو اٹھا کر اس نے کندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ حال میں خاور موجود تھا۔ یہ کرمو ہے یا راجو؟ خاور نے کہا۔ کرمو ہے، راجو ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ جانتا ہے، صدیقی نے کہا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ حال میں نعمانی موجود تھا جبکہ چوہان تباہ شدہ کمرے سے باہر گلی میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں پہنچ گئے۔ بے ہوش کرمو کی کار عقبی سیٹ کے سامنے ڈال کر اس پر ترپال ڈال دی گئی اور خاور اور چوہان عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے جبکہ نعمانی ڈرائیونگ سیٹ پر اور صدیقی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار گلی کا موڑ موڑ کر اس چھوٹی سڑک پر آئی اور تھوڑی دیر بعد وہ نورنگ محلے سے نکل کر تیزی سے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے چلے جا رہی تھی۔
کیا اسے معلوم ہے؟ چیکنگ کر لی ہے تم نے؟ اکبی سیٹ پر بیٹھے چوہان نے پوچھا۔ ہاں، ابتدائی پوچھ گچھ کی ہے۔ بچوں کے اغوا اور آنکھیں نکالنے پر اس کا جو رد عمل تھا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ اس کارروائی میں ملوث ہے۔ صدیقی نے جواب دیا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ کرمو دادا کو راڈس والی کرسی میں جکڑ دیا گیا۔ کوڑا نکالو، یہ انتہائی موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، پھر یہ ذہنی طور پر خوف زدہ ہو جائے گا، ورنہ تو یہ لوگ کھال اتروا لیتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے، خاون نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، خنجر لے کر اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور اسے پہلے ہوش میں لے آؤ، صدیقی نے کہا، جبکہ نعمانی اور چوہان باہر نگرانی پر تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اچانک کوئی اور نہ آ جائے۔ خاون نے کرمو دادا کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو خاون نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر اس نے جیب سے تیز دھار خنجر نکال کے ہاتھ میں لے لیا۔ چند لمحوں بعد کرمو دادا نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کی گردن پر خون کی لکیر جم سی گئی تھی، لیکن مزید خون نہ نکلا تھا اور اس کا کوٹ بھی پشت پر اونچا کر دیا گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کیا مطلب میں کہاں ہوں؟ کرمو دادا نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے لاشعوری انداز میں کہا، تمہارا نام کرمو دادا ہے اور تم بچوں کے اغوا اور ہلاکت جیسے انتہائی بھیانک اور سنگین جرم میں ملوث ہو۔ سامنے بیٹھے ہوئے صدیقی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، نہیں، یہ سب غلط ہے، میرا بچوں کے اغوا اور ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے، ہم تو عام سے بدماش ہیں۔ کرمو دادا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اس کی ایک آنکھ نکال دو خاور، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صدیقی نے اس طرح سرد لہجے میں کہا تو ساتھ کھڑے خاور کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرہ کرمو دادا کی چیخ سے گونج اٹھا۔ خاور نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے پر خنجر کی نوک سے اس کی ایک آنکھ کاٹ کر باہر نکال دی۔ کرمو دادا اب دائیں بائیں اس طرح سرما رہا تھا جیسے اس کی گردن میں کسی نے مشین فٹ کر دی ہو۔ پے در پے چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ اب اگر تم نے جھوٹ بولا تو دوسری آنکھ بھی غائب ہو جائے گی، پھر تمہاری ناک کاٹ دی جائے گی، دونوں کان کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی اور پھر تمہیں اٹھا کر نورنگ آباد کے فٹ پاتھ پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کرمو دادا کا کتنا روب ہے، جبکہ تم اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھی نہ اڑا سکو گے، اور اگر تم سچ بول دو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ تم ہمارے لیے انتہائی چھوٹی سی مچھلی ہو۔ صدیقی نے غراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ کرمو دادا نے چیختے ہوئے کہا، اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو۔ صدیقی نے اونچی آواز میں کہا، رک جاؤ بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ یک لخت کرمو دادا نے ہسیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ خاور، لیکن اگر اب یہ جھوٹ بولے تو دوسری آنکھ نکال دینا۔ صدیقی نے سرد لہجے میں کہا، تم ظالم ہو، تم بے دردی سے کام کرتے ہو۔ کرمو دادا نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی اکلوتی سرخ آنکھ ہو گئی تھی اور چہرہ مسخ سا ہو گیا تھا۔ ضائع شدہ آنکھ سے رقیق مادہ نکل کر اس کے گال سے ہوتا ہوا گردن تک چلا گیا تھا۔ اب اگر غلط بات کی تو ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے، صدیقی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے، کرمو دادا نے کہا۔ میں پہلے وعدہ کر چکا ہوں اور مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں، صدیقی نے کہا۔ اس کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ کرمو دادا نے پوچھا۔ تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو، صدیقی نے کہا، اور خاور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر موجود تھا۔ رک جاؤ بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ ہاں، ہم یہ کام کرتے ہیں، کرمو دادا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ بچے اغوا کر کے کس کو بھیجتے ہو؟ صدیقی نے پوچھا۔ اغوا شدہ بچے ٹاپ کالونی میں رہنے والے ڈاکٹر لیاقت کو بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور ہلاک شدہ بچوں ہمیں واپس بھجوا دیتا ہے، اور ہم ان کی لاشیں دور کھیتوں میں دفن کرا دیتے ہیں، کرمو دادا نے جواب دیا۔ کب سے یہ کام ہو رہا ہے؟ صدیقی نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ 5 سالوں سے، کرمو دادا نے جواب دیا۔ جو بچے اغوا ہوتے ہیں ان کے خلاف پولیس کام کیوں نہیں کرتی؟ صدیقی نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس اس جرم کی رپورٹ درج نہیں کرتی، گمشدگی کی رپورٹ درج کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پولیس ہم سے باقاعدہ بھتہ لیتی ہے۔ ایس ایس پی صاحب ہمارے اپنے آدمی ہیں، اس لیے پولیس ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتی، کرمو دادا نے کہا۔ کتنے آدمی رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے؟ صدیقی نے پوچھا۔ مختلف لوگ ہیں، وہ ہسپتالوں سے بچے اغوا کرتے ہیں، پرائمری سکولوں سے بچے اغوا کرتے ہیں، اور دائیوں کی مدد سے بچے اغوا کرتے ہیں۔ اس طرح کام چلتا ہے،
करमू दादा ने जवाब देते हुए कहा, अब तक कितने बच्चे तुम अगवा कर चुके हो? सदीकी ने पूछा। ये तादाद तो सैकड़ों में से भी बढ़कर होगी, करमू दादा ने जवाब दिया। कितनी रकम तुम लेते हो और कितनी आगे देते हो? सदीकी ने पूछा। 1000 फी बच्चा हम ले आने वाले को देते हैं और 10,000 फी बच्चा हमें मिलता है और लाश दफनाने के 5,000 अलहदा मिलते हैं, करमू दादा ने जवाब दिया। पहली बार किसके कहने पर तुमने ये काम शुरू किया था? सदीकी ने पूछा। मेरा बड़ा भाई राजू दादा, उसके हुक्म पर यह काम शुरू किया था। मुझे नहीं मालूम, करमू दादा ने कहा। डॉक्टर लियाकत, ये आंखें किसे भेजता है? सदीकी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम और ना ही मैंने कभी पूछा है, करमू दादा ने जवाब दिया। रकम तुम्हें कौन देता है? सदीकी ने पूछा। डॉक्टर लियाकत देता है। हमारे आदमी रात को बच्चे पहुंचाते हैं और रकम ले आते हैं। दूसरी रात को वो इनकी लाशें ले आते हैं और दफन करने की रकम भी साथ ही ले आते हैं, करमू दादा ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है खावर, सदीकी ने कहा तो साथ खड़े हुए खावर का खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेज़ी से घुमा और खंजर करमू दादा के गले में दस्ते तक उतरता चला गया। करमू दादा के हलक से चीख से निकली और चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकित हो गया। उसे उठाकर बरकी भट्टी में डाल दो, सदीकी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर बरामदे में नुमानी और चौहान मौजूद थे। कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? नुमानी ने पूछा। हाँ, सदीकी ने कहा और फिर सारी बात तफसील से बता दी। न जाने ये भयानक सिलसिला कहाँ कहाँ फैला हुआ है। पहले और डॉक्टर था, अब ये नया डॉक्टर सामने आ गया। नुमानी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों जाओ और इस डॉक्टर लियाकत को बेहोश करके यहाँ ले आओ। और सुनो, पहले वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना और फिर सिवाय इस डॉक्टर लियाकत के और जो भी वहाँ मौजूद हो उसका खात्मा कर देना। सदीकी ने कहा, तुम इससे क्या पूछना चाहते हो? पहले डॉक्टर आलमगीर की तरह वो भी आंखों के डब्बे बैंक लॉकर में रख देता होगा और फिर लॉकर से वो डब्बे गायब हो जाते होंगे। नुमानी ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब क्या करें? असल आदमी तक कैसे पहुंचे? सदीकी ने होंठ चबाते हुए कहा, ये डॉक्टर लियाकत लामहला किसी को डब्बों की इतला देता होगा, वरना उन्हें इल्हाम तो नहीं होता कि वहां डब्बे पहुंच गए हैं। चौहान ने कहा। ओ हाँ, वाकई, ठीक है, वो सब कुछ बताएगा। आओ चौहान, नुमानी ने कहा और वो फिर तेजी से बरामदे से उतरकर पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। चौहानी उसके पीछे था, जबकि सदीकी एक साइड पर बने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो अब इमरान से बात करना चाहता था। उसने रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर प्रेस कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। सदीकी बोल रहा हूँ सुलेमान, इमरान साहब से बात करनी थी, सदीकी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो तो जोसेफ और जवाना के साथ रमानिया गए हैं। दूसरी तरफ से सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, रमानिया? क्यों, कब गए हैं? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कल गए हैं, और क्यों गए हैं इसका मुझे इल्म नहीं, सुलेमान ने कहा। ओके शुक्रिया, सदीकी ने कहा और कुरिल्डर दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सदीकी बोल रहा हूँ मिस जूलिया, सदीकी ने कहा। ओह, तुम कैसे कॉल की है? क्या कोई ख़ास बात है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब जोसेफ और जवाना के साथ कल से रमानिया गए हुए हैं। मैं इसलिए फ़ोन किया था कि अगर कोई मिशन है तो आप भी साथ गई होंगी, लेकिन आप तो यही हैं, सदीकी ने कहा। नहीं, कोई मिशन नहीं है, हम सब तो यही हैं। इमरान अपने किसी काम के सिलसिले में गया होगा। तुम बताओ कि इन बच्चों के सिलसिले में क्या पेशरफ्त की है? जूलिया ने कहा तो सदीकी ने उसे तफसील बता दी। जब तक असल आदमी सामने नहीं आएगा इस केस का इख्तिताम नहीं हो सकेगा, जूलिया ने कहा। हाँ मिस जूलिया, यही असल रुकावट है। पहले जो डॉक्टर को पकड़ा गया था वो बच्चों की आंखों के डब्बे बैंक में लॉकर में रख देता था और वहाँ से ये डब्बे निकाल लिए जाते थे। उसे इल्म ही नहीं था कि कौन डब्बे ले जाता है। अलबत्ता इस बार चौहान ने एक बात की है कि वो बहरहाल किसी न किसी को फ़ोन करके डब्बे रखता होगा, इसलिए अगर फ़ोन नंबर मालूम हो जाए तो इससे असल आदमी तक पहुँचा जा सकता है, सदीकी ने कहा। ये इंतहाई हार्ड क्राइम है सदीकी, अगर तुम कहो तो हम सब तुम्हारे साथ मिलकर इसके खिलाफ काम करें, जूलिया ने कहा। आपका शुक्रिया मिस जूलिया, फ़िलहाल तो काम हो रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, सदीकी ने कहा। तो दूसरी तरफ से जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तंज कर रहे हो? बहरहाल मैंने तो खलूस से ऑफ़र की थी, जूलिया ने हंसते हुए कहा। ओ नहीं मिस जूलिया, दरअसल हम सब इन कामों में मसरूफ़ रहकर कुछ हरकत कर लेते हैं। बहरहाल शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सदीकी ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब उससे नुमानी और चौहान की वापसी का इंतज़ार था।
कार रेड लाइट क्लब के सामने जाकर रुकी तो जोसेफ और जवाना कार से नीचे उतरे। जोसेफ ड्राइविंग सीट से और जवाना साइड सीट से नीचे उतरा। उसके साथ ही उकबी तरफ से दरवाज़ा खोलकर टाइगर बाहर आ गया। जबकि जोसेफ ने उकबी तरफ का दरवाज़ा खोला तो इमरान बाहर आया। इमरान के जिस्म पर आम सा सूट था। इसी तरह टाइगर, जोसेफ और जवाना भी सूटों में मलबूस थे। इमरान, टाइगर, जोसेफ और जवाना के साथ रमानिया के दारुल हुकूमत बोरस्ट आज सुबह पहुंचा था और फिर एक रियल एस्टेट डीलर की मदद से उन्होंने एक रिहायशी कॉलोनी में एक कोठी हासिल की और फिर इसमें शिफ्ट हो गए। जबकि टाइगर को इमरान ने रेड लाइट क्लब का जायजा लेने की हिदायत की थी और टाइगर तकरीबन सारा दिन गुजार कर शाम को वापस आया था। उसने इमरान को ये रिपोर्ट दी थी कि रेड लाइट क्लब बदमाशों और गुंडों का गढ़ है। वहाँ अगर मामूली सी भी हरकत हो जाए तो ऐसा करने वाले को गोलियां मार दी जाती हैं और पूछ कुछ बाद में की जाती है। और रेड लाइट क्लब का करता धरता एक गुंडा मर्फी है, जिससे फादर मर्फी कहा जाता है। मर्फी के बारे में कहा जाता है कि वो रामानिया का सबसे बड़ा मारूफ गुंडा और लड़ाका है और रेड क्लब में इसका सिक्का चलता है। वो क्लब की तीसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में रहते हैं, जहां जाने के लिए खसूसी लिफ्ट है जो मर्फी के हुक्म के बगैर हरकत में नहीं आती। और मर्फी इंतहाई मुश्तिल मिजाज और हथचट आदमी मशहूर है। और इमरान ने टाइगर की रिपोर्ट सुनकर यह फैसला किया था कि इस मर्फी को घेरा जाए तो इससे इस किंग के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। वो जवाना ने ऑफर की थी कि वो जोसेफ के साथ जाकर इस मर्फी को उठा लेता है, लेकिन इमरान ने इसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमें वहीं उससे पूछ-कुछ करनी है और उससे मिलने वाली मालूमात पर फौरी तौर पर मज़ीद हरकत में आना है, वरना ये लोग हमारे लिए आज़ाब भी बन सकते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और जवाना खामोश हो गया और फिर वो दूसरी ज़रूरी असला लेकर और कार में सवार होकर रेड लाइट क्लब पहुंच गए। फिर इमरान की सरबराही में वो सब हाल में दाखिल हुए तो वहाँ वाकई ही रोमानिया के गुंडे और बदमाश भरे नजर आ रहे थे। दीवार के साथ 5 मशीन गन्नों से मुसल्ला आदमी खड़े थे, जिनके सिरों पर सुर्ख रंग के रुमाल मखसूस अंदाज में बंधे हुए थे। और इमरान समझ गया कि ये इस तंजीम की मखसूस निशानी होगी। वो एतमीनान से चलता हुआ काउंटर तरफ बढ़ गया। काउंटर पर एक पहलवान नुमा गुंडा खड़ा था। इसने के बड़े बड़े बाल उनके कांधों तक आ रहे थे। उसने आस्तीन की सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर एक औरत नीम अरियां तस्वीर बनी हुई थी। नीचे उसने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, जिसके साथ मखसूस अंदाज के बेल्ट थी, जिसके बकल पर भी एक औरत की नीम अरियां तस्वीर नजर आ रही थी। बेल्ट के साथ एक मशीन पिस्टल लटक रहा था। वो दोनों हाथ अपने चट्टान जैसे चौड़े सीने पर बांधे और इस तरह पैर फैलाए खड़े था जैसे कोई फाते हो और सल्तनत के किनारे खड़ा उसे देख रहा हो। जबकि उसके साथ काउंटर पर 4 नीम अरियां वेटर्स सर्विस देने में मसरूफ थी। हाल में शोर बरपा था। ऊंची आवाज में ना सिर्फ बातें हो रही थी बल्कि ऐसी खरमस्तियां खुले आम की जा रही थी जैसे इस हाल में इखलाकियात नाम की चीज ही ना हो। ये लोग सिरे से उससे वाकिफ ही ना हो। फादर मर्फी से कहो कि एक्रीमिया से डबल टॉप का प्रिंस आया है। इमरान ने काउंटर के करीब जाकर इस पहलवान नुमा आदमी से कहा, जो वैसे ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा था, जाओ, भाग जाओ, फादर किसी से नहीं मिला करता। इस आदमी ने बड़े हकारत आमेज लहजे में कहा तो जोसेफ और जवाना दोनों के चेहरों पर शोले नाच उठे। तुम्हारा क्या नाम है? इमरान ने बड़े ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दफा हो जाओ और इन लोगों को भी ले जाओ। इस आदमी ने सीने पर बंधे हुए खोल को आगे की तरफ झुकते हुए पहले से ज्यादा हकारत आमेज में कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा खत्म होता, इमरान की साइड पर खड़े हुए जवाना का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और दूसरे लम्हे वो पहलवान नुमा आदमी चीखता हुआ हवा में कलाबाजी खाकर एक झटके से नीचे गिरा। हाल में यकलख्त खामोशी तारी हो गई। नीचे गिर कर उसने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ही वो एक बार फिर झटके से गिरा और साकित हो गया। खबरदार, अगर किसी ने कोई हरकत की तो यही हशर होगा, इमरान ने चीख कर कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे हाल मशीन पिस्टल्स की तेज फायरिंग से गूंज उठा और सामने दीवारों के साथ खड़े सुर्ख रंग के रुमाल बंदे 4 आदमी चीखते हुए नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। ये फायरिंग टाइगर और जोसेफ ने की थी, क्योंकि वो चारों तेजी से हरकत में आए थे और इनका अंदाज बता रहा था कि वो इन पर फायरिंग करने वाले हैं। अब हाल में इंतहाई गहरी खामोशी तारी हो गई। सब लोग इंतहाई हैरत से बल्कि यकीन न आने वाले अंदाज में इमरान और उसके साथियों को देख रहे थे। और किसी के दिल में हसरत हो तो वो उठकर खड़ा हो जाए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन सब लोग होंठ भींचे खामोश बैठे रहे कि अचानक एक चीखती हुई आवाज हाल में सुनाई दी। कौन हो तुम? मैं फादर मर्फी बोल रहा हूं। लहजा बता रहा था कि वो इंतहाई गुस्से में है। मैं एक्रीमिया के डबल टॉप का प्रिंस हूं।
फादर मर्फी, और सुनो, अगर तुमने इस अहमक काउंटर वाले की तरह कोई हरकत की तो फिर पूरे रेड लाइट क्लब को भी मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है। इमरान ने इंतहाई गंभीर लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ये आवाज़ किसी लाउडर स्पीकर से निकल रही थी। हम एकेडमिया से तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन ये तुम्हारे काउंटर मैन ने उल्टा हमें गालियां देना शुरू कर दी। इमरान ने जवाब दिया, रोटी। वही आवाज़ सुनाई दी, यस बॉस। एक साइड पर खड़े आदमी ने रकू के बल झुकते हुए कहा, लाशें गायब कर दो और स्पेशल लिफ्ट पर उन्हें मेरे पास भिजवा दो। इस आदमी ने कहा, आइए जनाब। रोटी ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा और एक साइड पर मौजूद स्पाट दीवार की तरफ बढ़ गया। इसने दीवार की जड़ में पैर मारा तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार साइड पर हट गई। अब अंदर लिफ्ट का दरवाज़ा नजर आ रहा था। तशरीफ ले जाएं जनाब, ये लिफ्ट जहां रुकेगी वहां चीफ का ऑफिस है। रोटी ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसके पीछे टाइगर और फिर जोसेफ और जवाना भी अंदर दाखिल हो गए तो रोटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे लम्हे लिफ्ट एक झटके से ऊपर को उठने लगी। फिर जब लिफ्ट रुकी तो इमरान ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो बाहर राहदारी थी, जिसके इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था, जिसके बाहर मशीन गन से मुसल्ला एक आदमी मौजूद था। इमरान अपने साथियों समेत बाहर राहदारी में आया। फिर वो सब तेज तेज कदम उठाते हुए इस दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इस मुसल्ला आदमी ने उन्हें सैल्यूट किया और ख़ुद ही दरवाज़ा खोल दिया तो इमरान अंदर दाखिल हुआ। ये एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। मेज़ के पीछे एक लंबे कद और छुरीरे जिस्म का आदमी मौजूद था। इसका चेहरा दरियाई घोड़े की तरह लंबा था और सर पर मौजूद बाल छोटे छोटे नज़र इंतहाई घने थे। इसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी और उसके गहरे रंग का सूट उसने पहना हुआ था। इमरान और उसके साथियों के अंदर दाखिल होते ही वो उठ खड़ा हुआ। वो बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। एक तरफ दीवार पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन थी जिस पर नीचे हाल का पूरा मंजर मौजूद था। मुझे फादर मर्फी कहते हैं। इस आदमी ने मेज़ की साइड से निकलकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरा नाम प्रिंस है और ये मेरे साथी हैं। इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, बैठें। फादर मर्फी ने कहा और फिर खुद भी एक साइड पर मौजूद सोफे पर बैठ गया, जबकि इमरान और टाइगर सामने वाले सोफे पर बैठ गए और जोसेफ और जवाना दोनों साइडों पर खड़े हो गए थे। तुम भी बैठ जाओ, मर्फी ने जोसेफ और जवाना से कहा। नहीं, हम ठीक हैं, जवाना ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मुझे अफसोस है कि टेडी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मैं यहाँ बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग था ही गर्म। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मर्फी ने बड़े सादा लहजे में कहा, हमें रेड लाइट के एक सेक्शन इंचार्ज से मिलना है जो बच्चों की आंखों को डील करता है। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो मर्फी पे इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? बच्चों की आंखें? क्या मतलब? मर्फी ने अपनी तरफ से बड़े हैरत भरे लहजे में कहा, बरे आज़म अफ्रीका और बरे आज़म एशिया के बेशुमार मुल्कों में बच्चों को अगवा करके उनकी आंखें निकालकर किसी मखसूस महलूल में महफूज करके रेड लाइट को भिजवाई जाती हैं और रेड लाइट इन आंखों को आगे काकास को फ़रोख्त करती है और काकास इन आंखों को अमीर तबके को भारी कीमत पर फ़रोख्त करता है। हम भी ये काम करना चाहते हैं, इसलिए सेक्शन इंचार्ज से मिलना चाहते हैं ताकि इससे इस मामले में मुस्तकिल मुआहदा किया जा सके। इमरान ने बड़े एतमीनान से बात करते हुए कहा, तुम्हें ये तफसील किसने बताई है? मर्फी ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुम्हें दरअसल डबल टॉप के बारे में कुछ इल्म नहीं है, वरना तुम ये बात ना करते। डबल टॉप एकेडमिया का सबसे बड़ा गैंग है और दुनिया के तमाम मुल्कों में हर किस्म के जुराइम का मास्टरमाइंड है। हम अब ये काम भी करना चाहते हैं। हमारे लिए मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन रेड लाइट ये काम नहीं करती, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मर्फी ने जवाब देते हुए कहा, हम तुम्हारे बिजनेस में मुदाखलत नहीं करना चाहते, बल्कि तुमसे खुद बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन तुम इस बिजनेस को इस तरह छुपा रहे हो जैसे ये कोई बड़ा मुकद्दस बिजनेस हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हम वाकई ऐसा कोई बिजनेस नहीं करते। अगर करते होते तो लामहाला तुम्हें बता देते। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मर्फी ने कहा, ओके ठीक है, मत बताओ, तुम अपना ही नुकसान करोगे। हमें काकास से बराह रास्त सौदा कर लेते हैं। इमरान ने उठते हुए कहा और उसके उठते ही टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। काकास के बारे में तुम्हें क्या इल्म है? मर्फी ने भी उठते हुए कहा, काकास का सरबराह लॉर्ड ऑस्लो है, उससे बात हो जाएगी। हम तो इसलिए रेड लाइट से सौदा करना चाहते थे कि इस तरह हमें आसानी हो जाती और काम भी खामोशी से होता रहेगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम बिजनेस नहीं करना चाहते तो ना सही। इमरान ने उठते हुए कहा तो मर्फी भी उठ खड़ा हुआ।
बैठो। मर्फी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और खुद भी दोबारा सोफे पर बैठ गया। इमरान भी बैठ गया, उसके साथ ही टाइगर भी बैठ गया, जबकि जोसेफ और जवाना तो पहले ही खड़े थे। इमरान और टाइगर के बैठते ही मर्फी उठा और मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी ऑन कर दो, इमरान ने कहा तो मर्फी ने एक बार चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए इसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। यस, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मर्फी बोल रहा हूँ बॉस, क्लब से। यहाँ एक्रीमिया की एक पार्टी मौजूद है। एक्रीमिया का एक मशहूर ग्रुप डबल टॉप, इसका एक आदमी जिसका नाम प्रिंस है अपने 3 साथियों के साथ आया है। वो भी अपने तौर पर बच्चों की आंखों का कारोबार करना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि हम उनसे मुआहदा कर लें। उन्हें यह भी मालूम है कि हम ये आंखें बरे आज़म अफ्रीका और बरे आज़म एशिया से ख़रीद करते हैं और फिर उसे काकास को फ़रोख्त कर देते हैं। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया था और ये लोग ये कहकर वापस जाने लगे कि अब वो बराह रास्त काकास से मुआहदा कर लेंगे। ये सुनकर मैंने उन्हें बिठा लिया और अब मैं आपको फ़ोन कर किए जा रहा हूँ कि आप जैसे हुक्म फरमाएं। मर्फी ने इंतहाई मौतबाना लहजे में बात करते हुए कहा। प्रिंस से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से ठहरे हुए लहजे में कहा किया तो मर्फी ने इमरान को इशारा किया तो इमरान उठकर मर्फी के हाथ से रिसीवर ले लिया। यस, प्रिंस बोल रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? इमरान ने स्पॉट पड़े लहजे में कहा। मैं किंग बोल रहा हूँ, तुम्हारे ग्रुप का सरबराह कौन है? दूसरी तरफ से इसी तरह बारी लहजे में कहा। स्टीफन शोकार्स, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है, रिसीवर मर्फी को दो। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा क्या? यस बॉस, मर्फी ने रिसीवर लेकर मौतबाना लहजे में कहा। मर्फी, स्टीफन शोकार्स का ग्रुप वाकई ही एक्रीमिया का बहुत मारूफ ग्रुप है। तुम उन्हें आज सेक्शन के रिचमंड के पास ले जाओ और उससे मिलकर उनसे मुआहदा कर लो, लेकिन ख्याल रखना कि मुआहदे में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर मुझे इतला दो। किंग की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, मर्फी ने इस तरह मौतमाना अंदाज में कहा और फिर कोरिडोर दबाकर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान की नज़रें नंबरों पर जमी हुई थी क्योंकि वो अभी तक मेज़ की साइड पे खड़ा था जहां से इसने रिसीवर लेकर किंग से बात की थी। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान मुड़ा और सोफे पर जाकर बैठ गया। यस, रचमेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रिसीवर उठाए जाने के बाद एक भारी और कदरे करख सी आवाज़ सुनाई दी। फादर मर्फी बोल रहा हूँ, रेड लाइट क्लब से। मर्फी ने कहा। ओह, तुम कैसे कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया और मर्फी ने उसे एक्रीमिया के डबल टॉप ग्रुप के प्रिंस के आने से लेकर किंग से होने वाली बातचीत दोहरा दी। ठीक है, तुम उन्हें लेकर मेरे पास आ जाओ, फिर देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, रचमेंट ने कहा। ओके, मर्फी ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। आओ, मर्फी ने कहा और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ जाना है? हमारे पास कार मौजूद है, इमरान ने क्लब से बाहर आते ही हुए कहा। तुम अपनी कार में पीछे पीछे आओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मर्फी ने कहा और एक साइड पर खड़ी हुई सफ़ेद रंग के नए मॉडल की कार की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और उसके साथी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। Like, comment, share, press the bell icon.